फर्स्ट माफिया वॉर की कहानी। फर्स्ट माफिया वॉर के बाद के इटली में माफिया क्लैंस के बीच पहला हाई प्रोफाइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें सिसिलियन माफिया फैमिली के वायलेंट राइवलरीज के बहुत बड़ा हाथ था। साल 1962 में माफिया बॉस सेसारे मंजेला ने दो सिसिलियन क्लैंस ग्रिकोस और ला बारबरास की मदद से अमेरिका में एक ड्रग शिपमेंट का भेजने का प्लान बनाया। मंजेला ने हेरोइन को संभालने के लिए एक और बॉस, जिसका नाम था कैल्स्टेडोनियो डी पीसा, उसे हेरोइन के शिपमेंट्स की सारी जिम्मेदारी सौंपी। जब शिपमेंट यूएस में पहुंचा तब अमेरिकी खरीदारों ने यह दावा किया कि कुछ हेरोइन गायब थी और डी पीसा को तय की हुई रकम से कम रकम दी गई। डी पीसा ने अमेरिकियों पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया, जबकि ला बारबेरास ने डी पीसा पर लापता हेरोइन को गायब करने का आरोप लगाया। और इन सब में सिसिलिया माफिया क्लैन ने डी पीसा का साथ दिया और इस बात से ला बारबरास काफी गुस्सा और नाराज हो गया और गुस्से में उसने डी पीसा और मंजेला दोनों की हत्या कर दी। और यहां से शुरुआत हुई सबसे पहली माफिया वॉर की, क्योंकि ला बारबरास ने जो शूट आउट किया उसमें काफी सारे नॉन माफियोसी भी मारे गए थे। उसके बाद अप्रैल 1963 में पैलेर्मो में हुए शूट आउट के दौरान कई सारे मासूम लोग घायल हो गए थे। इसके बाद मई में ला बारबरा के खिलाफ मिलान में एक मर्डर ट्रैप बिछाया गया, जिससे वो बाल बाल बचे। फिर जून में सियाकुली में एक कार बम को डिफ्यूज करने की कोशिश के दौरान 6 आर्मी ऑफिसर्स और एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई थी। और इन सारी घटनाओं ने नेशनल आउटरीच और क्रैकडाउन को उकसाया, जिसमें 2000 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां की गई। जैसे जैसे माफिया क्लैंस टूटते गए, माफिया एक्टिविटी गिरती गई और एक दौर में पावरफुल कहलाने वाले माफियाज को छिपना पड़ा। और इस समय में सिसिलियन माफिया कमीशन भी टूट गया, जिसे साल 1969 तक फिर से नहीं बनाया गया। 68 में टोटल 117 सस्पेक्ट्स पर ट्रायल चलाया गया, लेकिन सबूत न होने की वजह से उसमें से कई सारे सस्पेक्ट्स को या तो छोड़ दिया गया या तो उन्हें काफी हल्की सजा सुनाई गई। इस वॉर की वजह से माफिया एक्टिविटीज ने न के बराबर हो गई और लीगल फीस में या बड़े माफियाज के पीछे छुड़ाने के चक्कर में काफी सारे बड़े बड़े उस दौर के बिलियनियर माफिया सड़क पर आ गए थे। 1950 और 1960 का दशक सभी बड़े से छोटे माफियाज के लिए काफी बुरा समय था, लेकिन 1970 के दशक में उनके रैकेट में काफी बड़ा बूस्ट आया, जिसकी एक बड़ी वजह थी सरकार में हुआ बदलाव। और इन सब में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज आगे बढ़ी तो वो थी स्मगलिंग। और 70s के दशक की सबसे बड़ी स्मगलिंग थी सिगरेट स्मगलिंग, जिसमें सिसिलियन और नियोपोलिटन क्राइम माफिया बॉसेस ने मिलकर अपनी मोनोपोली जमाई और नेपाल में इन सिगरेट्स की स्मगलिंग को अंजाम दिया। इसके साथ ही मार्सिले में कॉर्सिकन गैंगस्टर ने जिन हेरोइन रिफाइनरियों को अपने दम पर खड़ा किया था, उन्हें फ्रेंच अथॉरिटीज ने बंद कर दिया था और मॉर्फिन ट्रैफिकर्स ने सिसिली की ओर रुख किया। जिसके बाद साल 1975 में शुरू होकर कोसा नोस्ट्रा ने आइलैंड के चारों ओर हेरोइन रिफाइनरी का सेटअप कर दिया और इस तरह से माफियाज एक बार फिर हर इलीगल कामों में अपना राज जमाने लगे थे। उसके बाद कोसा नोस्ट्रा ने हेरोइन की रिफाइनिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर अपना कंट्रोल लाने की मांग की और उन्हें कोई रोक भी नहीं पा रहा था, क्योंकि हेरोइन को बनाया ही जा रहा था कोसा नोस्ट्रा। और इसी दौरान सिसिलियन माफियाज यूनाइटेड स्टेट्स गए ताकि वो वहां अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा बड़ा कर सके और साथ ही खुद ही उन पर कंट्रोल कर सके। नॉर्थ अमेरिका में हेरोइन का एडिक्शन में 1970 से लेकर 1980 के शुरुआती सालों में काफी बढ़ा और इनमें सबसे बड़ा ग्रुप था टीनेजर्स और यंगस्टर्स का, जो हेरोइन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। साल 1982 तक सिसिलियन माफिया ने नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 80% हेरोइन के बिजनेस को कंट्रोल कर लिया था। माफिया ओन पिज़्ज़ेरियाज से हेरोइन को अक्सर स्ट्रीट डीलरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था उन्हें रेस्टोरेंट के प्रॉफिट के तौर पर दिखाया जाता था।
और इस तरह से पिज्जा रेस्टोरेंट की आड़ में हेरोइन की स्मगलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल किया जाता था। इस तरह से 50s और 60s के दौरान जो पहली माफिया वॉर हुई और गवर्नमेंट के ठोस कदमों की वजह से जो माफिया छिप गए थे, वो 70s और 80s के दौरान फिर उठ खड़े हुए और फिर से अपना राज करने लगे। लेकिन इसके साथ ही आगाज हुआ सेकेंड माफिया वॉर का भी, क्योंकि अब हर छोटे से बड़ा माफिया चाहता था अंडरवर्ल्ड में सिर्फ उसका ही राज हो। 1970 के दशक की शुरुआत में लुसियानो लेगियो कोरलेओने सी क्लैन का बॉस और द सिसिलियन माफिया कमीशन का सदस्य था और उसने माफिया क्लैंस का एक कोलिशन बनाया जिसे कोरिलियोशन के रूप में जाना जाता है और वो खुद इसका लीडर बना। उसने कोसा नोस्ट्रो और उसके नारकोटिक्स ट्रेड पर हावी होने के लिए एक कैंपेन शुरू कर दी। लेगियो को, जो कोस्टा नोस्ट्रा का एक अहम हिस्सा था, उसे साल 1974 में जेल में डाल दिया गया था। इसलिए उसने अपने डेप्यूटी स्लाटोरे रीना के अंडर काम किया और रीना ने आखिर में उसे ही सारा कंट्रोल सौंप दिया था। जिसके बाद कोरलेओनेसी ने पैसे की तंगी से गुजर रहे पोलेर्मो क्लैंस को कंट्रोल में ले लिया, बाकी के क्लैन मेंबर्स को बाहर निकाल दिया और सीक्रेटली नए मेंबर्स को इस क्लैन में शामिल किया, जिससे कि इस पर उनका ही कंट्रोल बना रहे। जिसके बाद साल 1977 में कोरलेओनेसी ने जियोटानो बेडालमेंटी को ड्रग रेवेन्यू को छुपाने के झूठे आरोप में निष्कासित कर दिया था। उसके बाद अप्रैल 1981 में कोरलियोनेसी ने कमीशन के राइवल मेंबर स्टेफानो का मर्डर कर दिया और यहां से शुरुआत हुई सेकेंड माफिया वॉर की। सैकड़ों एनिमी माफियाज और उनके रिलेटिव्स की हत्या कर दी गई और वो भी उन्हीं के क्लैन के मेंबर्स ने ही या तो करवाई। माफिया के नियमों में हेरफेर करके और राइवल्स को खत्म करके कोरलियोनेसी ने कमीशन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। सिसिलियन माफिया का बॉस ऑफ बॉसेस वो बन गया। उसी समय जब कोरलियोनेसी ने कोसा नोस्ट्रा पर हावी होने के लिए अपना कैंपेन चलाया तो उसने उन पत्रकारों, अधिकारियों और पुलिस वालों के खिलाफ भी हत्या का कैंपेन छोड़ दिया जो उसके रास्ते में आ रहे थे या तो उसे और उसके साथीदारों को पकड़ने की मदद कर रहे थे। पुलिस भी इन सभी गैंग वॉर्स को खत्म करना चाहती थी, लेकिन गवाह और नेता दोनों ही माफियाज के डर की वजह से उनकी मदद नहीं कर रहे थे और इस वजह से पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद साल 1985 में माफियों द्वारा मारे गए एक पुलिस ऑफिसर के अंतिम संस्कार में पुलिस ऑफिसर्स ने वहां मौजूद 2 पॉलिटिशियंस का अपमान किया और उन पर थूका और इस वजह से उनके और आर्मी ऑफिसर्स के बीच वॉर का ऐलान हो गया और इन सब के बीच कई सारे मासूमों की भी जान गई। लेकिन ये वॉर नहीं रुका और ये कोल्ड वॉर में बदल गया। उसके बाद 1980 के दशक की शुरुआत में मजिस्ट्रेट जियोवानी फाल्कोन और पाओलो ने कोसा नोस्ट्रा के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया। काफी कोशिशों के बाद जब ऑफिसर्स ने एक बड़े माफिया बॉस टॉमासो की गिरफ्तारी की, जो अपनी जान बचाने के लिए कोरलेओनेसी के खिलाफ गया और पुलिस का इन्फॉर्मर बना क्योंकि उस पर कई सारे चार्जेस थे, क्योंकि वो अपने कई दोस्तों और रिलेटिव्स की हत्या कर चुका था। और जब उसे पकड़ा गया तो उसे पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसको सीधे फांसी की सजा दी जाएगी और इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो फाल्कोन और बोर्सेलिनो की मदद करता है। फाल्कोन को उसने कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दी जो उनके काफी काम आई और उन्होंने उनमें से अपने कई सारे रिटन प्रूफ्स और गवाहों को इकट्ठा किया और मैक्सी ट्रायल का आयोजन किया जो फरवरी 1986 से लेकर दिसंबर 1987 तक चला, जिसे इस स्पेशल ट्रायल के लिए बनाए गए बंकर कोच हाउस में रखा गया, जहां 475 माफियों पर मुकदमा चलाया गया था, जिनमें से 338 को दोषी ठहराया गया था। और उसके बाद जनवरी 1992 में इटालियन सुप्रीम कोर्ट ने इन कन्विक्शंस की पुष्टि की। इस ट्रायल को सिसिलियन माफिया के खिलाफ अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ट्रायल माना जाता है। यहां तक कि ये ट्रायल वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा ट्रायल था और इस ट्रायल के बाद सेकेंड माफिया वॉर भी रुक गई और माफियास का आतंक भी धीरे धीरे कम होता गया और उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। ऐसे ही माफिया वॉर्स और गैंग वॉर्स पर बेस्ड स्टोरी हमें साला 2 में दिखाई जा सकती है, जिसमें हर कोई अंडरवर्ल्ड का राजा बनना चाहेगा, लेकिन आखिर में जीत तो कानून की ही होगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? लेट अस नो इन द कमेंट्स।